ओके, अपने मनी लॉन्ड्रिंग वाला चैप्टर कंटिन्यू करता है। लास्ट कल एक टॉपिक रीड करने के लिए दिया था, कुछ नहीं दिया था रीड करने के लिए। कल लास्ट टॉपिक कौन सा हुआ था? रिपोर्टिंग एंटिटी, रेगुलेटेड एंटिटीज वाला टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, दैट FIUIND। अब यहाँ पे ना जैसे इंडिया लेवल पे पूरे के पूरे फाइनेंस के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए एक प्रॉपर यूनिट बनाई गई है। ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है ये लगभग हर कंट्री अपने यहाँ पे बनाता ही है। इनका मेन काम है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। देखो, अभी गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे, एसेस करे, एनालाइज करे और ये फाइंड आउट करे कि कहीं फ्रॉड हो रहा है या नहीं। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसी यूनिट बनाई गई है जिसका मेन काम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एनालाइज करना, कोई भी पैटर्न है तो डिटेक्ट करना कि मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं है। अगर इनको सस्पेक्शन, अगर इनको कोई भी शक होता है, इनको लगता है कि ये ट्रांजैक्शन सस्पेक्टेड है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, तो ये जाके एजेंसीज को इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब एजेंसीज वो एजेंसीज जो कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मैटर हैंडल करती है। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करती है उसको बोला जाता है ED, दैट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ED का नाम आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा। हाँ, केजरीवाल वाला केस, उससे पहले ये सुशांत सिंह राजपूत वाला केस, ड्रग केसेस, ED आता ही है नाम। ED का मतलब क्या होता है? ED क्या है, कुछ आइडिया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक अलग यूनिट है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने का काम करती है। ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम ये करता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU। तो इनका मेन काम है डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना, प्रोसेस करना। कुछ गलत लग रहा है तो आगे इन्फोर्समेंट एजेंसीज तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। इन्फोर्समेंट एजेंसीज मतलब जो आगे कार्रवाई करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगी। और इन्फोर्समेंट एजेंसी है कौन PMLA के लिए? ED, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। तो दीज आर जस्ट काइंड ऑफ मिडिलमैन जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इनिशियली इन्फॉर्मेशन इन्हीं के पास आएगी और इन्हीं को पता लगाना है कि पैटर्न हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का या नहीं। ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, यहाँ IND इसलिए लिखा है क्योंकि एज आई डिस्कस्ड हर कंट्री की अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है ज़्यादातर। इट इज़ द सेंट्रल नेशनल लेवल की एजेंसी है जिनका मेन काम है इंफॉर्मेशन रिसीव करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना और डिसेमिनेट करना। डिसेमिनेट का मतलब हाँ, आगे कम्युनिकेट करना, दैट इज डिसेमिनेशन, पहुंचाना या कम्युनिकेट करना। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी ऑफ द सस्पेक्टेड, यहाँ पे सस्पेक्टेड होगा, सस्पेक्टेड ED ऐड कर लेना, सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी इनको शक हो रहा है वो ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, दैट इज ED, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड फॉरेन FIU। और इंडिया की जैसे ट्रीटीज होती है अलग अलग स्टेट्स के साथ, तो उन स्टेट्स को क्या बोलते हैं अपने? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो उनके भी यूनिट होगी ये जो इंटेलिजेंस यूनिट, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट उनको भी कर सकता है, दैट इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो इंडिया का है। ये बना था, यहाँ पे स्पेसिफिक बताया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था और ये बना था 2004 में और सेम वापस डिट्टो कॉपी पेस्ट लैंग्वेज रिपीटेड है। इनका मेन काम है कोऑर्डिनेट करना और स्ट्रेंथन करना, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इंफॉर्मेशन शेयर करना जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो पाए और फटाफट बॉडी ये जो सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉग्नाइज कर ले। यहाँ पे मेन फंक्शंस, अब जो हमने अलग अलग फंक्शंस पढ़े थे, दैट इज रिसीव, प्रोसेस, एनालाइज, डिसेमिनेट, इन्हीं को अलग अलग 4 हेड बनाया गया। पहले कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज रिसीविंग इंफॉर्मेशन।
अब ये लोग इन्फॉर्मेशन कहाँ से रिसीव करेंगे? कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, मतलब इंडिया में भी जो भी कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हुए उनकी प्रॉपर रिपोर्ट ये लोग रिसीव करेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट। नेक्स्ट है क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आप जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री पैसा भेजते हो, दैट इज नोन एज क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर। तो उनकी रिपोर्ट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन, पहला ये पॉइंट होगा, इनके पास आएंगी ये इन्फॉर्मेशन। कलेक्ट करने से काम चलेगा नहीं कि जस्ट हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर ले, उस पर आगे अपने को काम करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। दैट इज सेकेंड स्टेप, दैट इज एनालाइज करना आपको इन्फॉर्मेशन और ये फाइंड आउट करना कि कोई लूप होल तो नहीं है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के या नहीं। थर्ड, आपको लग रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है तो आप क्या करोगे? शेयर करोगे इन्फॉर्मेशन। किसको शेयर करोगे? ईडी को शेयर करोगे, और अगर फॉरेन से रिलेटेड है तो गवर्नमेंट की परमिशन के साथ फॉरेन के फाइनेंशियल यूनिट्स को शेयर करोगे। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन तो शेयर कर ली, एक्ट एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी। व्हाट डू यू मीन बाय रिपोजिटरी? हाँ, डेटाबेस। आप इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट करके भी रखोगे। ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन का काम खत्म हो गया तो आपने इंफॉर्मेशन अपनी डिस्ट्रॉय कर दी। एज अ स्टोर हाउस आप अपने पास इंफॉर्मेशन रखोगे। एंड लास्ट है अपना कोऑर्डिनेशन, सेकेंड लास्ट, कि आप दूसरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं जो कि फाइनेंस के रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करोगे। एंड लास्ट पॉइंट है रिसर्च और एनालिसिस। टाइम टू टाइम, जैसे कि आजकल मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रांजैक्शन और जो सालों पहले मनी लॉन्ड्रिंग होता था, क्या फ़र्क है या नहीं है? ऑब्वियसली पैटर्न में फ़र्क है। अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि जो अपने क्रिमिनल्स होते हैं वो बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें यूज़ करते हैं और जो अपने को हैक्स भी पता नहीं होते। जैसे स्टार्टिंग में फ्रॉड कैसे होते थे? OTP के नाम पर। उसके बाद कैसे होने लगे? जैसे कॉल्स, फिर वीडियोज़ आपके पास आने लगे, या फिर ऐसे टाइप के कॉल कि आपका, जैसे काफ़ी तो कॉल्स ऐसे है कि आपका रिलेटिव हमारे पास है, उसने कोई गलत काम किया, इतने अमाउंट आप दे दो एंड उसके बाद हम आपके रिलेटिव को छोड़ देंगे वो। और अभी तो ऐसा है कि आपको कॉल आएगा और आवाज़ डिट्टो आपके रिलेटिव की आएगी और वो बोलेंगे कि ये बैंक अकाउंट में मुझे इतना अमाउंट की ज़रूरत है, तो आप तुरंत अगर अपने घर के ही किसी पर्सन का कॉल है तो अपने ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यही अपने से गलतियाँ हो जाती है। तो धीरे धीरे स्कैम का लेवल, जितना अपना ज़माना हाईटेक हो रहा है और स्कैम का लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस की ज़रूरत है। तो दिस कैन बी द इंडिविजुअल क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज़ व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, और या फिर इनके फंक्शंस। नेक्स्ट आता है, जो हम ईडी के बारे में बात कर रहे थे, तो ईडी की स्टार्टिंग से हिस्ट्री बताई गई है। तो पहले ना, आज तो ईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डायरेक्ट यूनिट है। पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर जस्ट एक छोटी सी बॉडी थी जो कि इकोनॉमी या मनी से रिलेटेड ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करती थी। फिर 1960s के टाइम में ये डिसाइड हुआ कि ये इकोनॉमिक अफेयर से इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में हम शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा लेवल बढ़ाना था। ओके, ठीक है, हमने स्पीड स्लो करता है। ये अपना ऊपर वाला फिनिश हो गया। ओके, तो कहीं भी ऐसा फास्ट स्लो का लगे, जस्ट कम्युनिकेटेड टू मी, ठीक है। ओके, हम बात कर रहे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ऐसी नेशनल लेवल की ब्रांच है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। ओके वेट, मिनिस्ट्री ऑफ 1x, ओके 1.5 ट्राई करते हैं हम। ओके, ये एक ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक ऐसी ब्रांच है जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करती है। CBI का काम क्या होता है? CBI का काम भी इन्वेस्टिगेशन ही होता है, लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड जो बड़े बड़े ऑफेंसेस होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन जो मनी के रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, फाइनेंसिंग के रिलेटेड जहाँ पे फाइनेंस आ जाता है, वो सब कुछ ईडी इन्वेस्टिगेट करता है। जब ईडी बना था तो स्टार्टिंग में ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर एक छोटी सी ही बॉडी था। फिर धीरे धीरे इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में शिफ्ट किया गया और आज ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के अंदर है, इंडिपेंडेंट है। इसको किसी की भी परमिशन नहीं चाहिए होती ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और की इन्वेस्टिगेशन करने से पहले। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका कुछ बेसिक या हिस्ट्री।
द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट इट इज़ अ मल्टी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड, इनका मेन काम ही है इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइम। और इकोनॉमिक क्राइम अलग अलग, ऐसा नहीं है कि ईडी जस्ट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बना है। इकोनॉमिक क्राइम फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड हो रहा है तो फेमा का भी इन्वेस्टिगेशन ईडी ही करेगा। इकोनॉमिक क्राइम एंड वायलेशन फॉरेन एक्सचेंज लॉ के रिलेटेड। अब इसका ओरिजिन यहाँ से ही बताया गया है, जो मैंने अभी हिस्ट्री बताई थी। 1956 में ये बना था, ये एज अ इन्फोर्समेंट यूनिट बना था। उस टाइम इसका नाम ईडी नहीं था और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर था उस टाइम। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि जब फेमा आया तो इनको फेमा के रिलेटेड, इनको इन्फोर्समेंट के रिलेटेड फेमा का भी काम दिया गया और इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। वॉज हेडेड बाय लीगल सर्विस ऑफिसर एज अ डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, असिस्टेड बाय ऑफिसर ड्रॉन टू डिप्यूट फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंस्पेक्टर ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। देयर वर 2 ब्रांचेस, बॉम्बे एंड कैलकाटा। ये तो बेसिक बताया गया है कि ये जो इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में था, उस पे जो हेड था वो लीगल सर्विस ऑफिसर था एज अ डायरेक्टर, और उसके अलावा उनके कुछ असिस्टेंट थे जो ऑफिसर्स, आरबीआई के ऑफिसर्स असिस्टेंट थे। और यहाँ पे इनकी 2 ब्रांचेस थी दिल्ली के अलावा, एक बॉम्बे और एक कोलकाता में। दैट इज जस्ट अभी हमारा क्या चल रहा है, पास चल रहा है। आज के ईडी तक हम आने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है जो 1957 में है, यूनिट पहले क्या नाम था, इन्फोर्समेंट यूनिट, उसको चेंज किया गया, अब जो करंट नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और इसकी एक और ब्रांच ओपन हो गई मद्रास में। हेडक्वार्टर दिल्ली में था, 2 ब्रांचेस थी, कैलकाटा एंड बॉम्बे। फिर नेक्स्ट ब्रांच ओपन हुई मद्रास। तो सारी की सारी मेट्रो सिटीज इन्होंने कवर कर ली थी। The administrative control was transferred to from Department of Economic Affairs to Department of Revenue। पहले था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में, अब किस में हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम, पहले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के पहले कोई और एक्ट था, फेरा था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में आया है, फेरा था 1947 का एक्ट। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि उस टाइम 47 वाला एक्ट, अब यहाँ पे पहला 47 वाला एक्ट था, उसके बाद भी फेरा दूसरा आया था, दैट इज 73 वाला। फिर एंड में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया था। तो इसकी पूरी हायरार्की देखो, फेरा एक्ट स्टार्टिंग वाला था 47, फिर इसको हटाया गया, फिर फेरा आया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसका फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, अगर लिखना है तो साइड में लिख लेना। ये आया था 73 में, इसको भी हटाया गया, नया आया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 99 में आया। तो ये पूरे एक्ट की हायरार्की है, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड एक्ट्स हैं सारे। For a short period of 4 years, the Directorate remained under the administrative jurisdiction of Department of Personnel and Administrative Reform। एक और डिपार्टमेंट चेंज किया गया। अब हम एक बार क्या करते हैं, इसकी हिस्ट्री साथ साथ में लिख लेते हैं विद ईयर शॉर्ट में, तो आप लोगों को एक ही जगह पे वो सारी चीज़ पता चल जाएगी। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, दैट इज 1 मई, साथ में नोट डाउन करते जाना, 1956। इसको स्टार्टिंग में बताया था इन्फोर्समेंट यूनिट। और ये किसके डिपार्टमेंट के अंदर था, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट यहाँ पे बताया है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इनको काम दिया गया था स्टार्टिंग से ही इकोनॉमिक क्राइम प्लस फॉरेन एक्सचेंज लॉ के रिलेटेड। क्या किस में यहाँ पर नहीं, आप पूरा लिखवाओगे ना। हाँ लास्ट पेज पे। हाँ, या लास्ट पेज में यहाँ पे भी आ सकता है। ये जस्ट शॉर्ट 1 पॉइंटर्स फॉर्म है, ज़्यादा नहीं है। जस्ट अपने खाली टाइमलाइंस लिख रहे हैं जो कि अपने को ऊपर से बार बार देखनी ना पड़े। उसके बाद अपने को फेरा और तो याद है। फिर इसका फर्स्ट ऑफिस कहाँ ओपन हुआ था, दिल्ली में हेडक्वार्टर था।
प्लस 2 ब्रांचेस थी कोलकाता एंड बॉम्बे। अब इसी के बाद नेक्स्ट आता है, ये 1956 की बात है, अब दैट इज़ 1957, इसका रीनेम हुआ एज ईडी और इसको शिफ्ट कर दिया गया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। फिर 1973 से 77 इट वॉज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। प्रेजेंटली ये अब यहाँ पे बताया गया है कि ये अपनी पूरी टाइमलाइन है। आज डिलीट नहीं किया है। आज के टाइम पे इसको 3 लोग पूरा का पूरा कंट्रोल करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। मैंने तो शॉर्ट में लिखा है, आपको अगर फुल लिखना है तो लिख सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये आज कम रेगुलेटेड बाय और अंडर दैट इज वन एंड द सेम थिंग। 3 लोग मिलके रेगुलेट करते हैं आज ईडी को। पहले बेचारा एक से रेगुलेट होता था, अब 3 लोगों का सुपरविजन है। हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। नोट डाउन हो गया? ओके। अब इसके बाद ना कुछ हिस्ट्री बताई गई है। अपने को पता है कि फेरा एक्ट जो 73 का था वो हट गया था और फेमा कब आया था? 1999 में। वही चीज़ इस पैराग्राफ में बताई गई है कि फेरा को रिप्लेस किया फेमा में। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया? 2002 में। और एक और एक्ट था दैट वाज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, वो 2018 में आया। तो बेसिकली ईडी का काम है इन तीनों चीज़ों के लिए इन्वेस्टिगेट करना। तो ये वाला अगर पैराग्राफ आप एक्चुअली फेमा फेरा की ईयर की हिस्ट्री भी नहीं लिखोगे तो चलेगा। पहले फेरा एक्ट को ईडी कंट्रोल करता था, अब उसी की जगह फेमा एक्ट को कंट्रोल करता है। आज के टाइम 3 चीज़ों को ईडी कंट्रोल करता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और लास्ट में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। ईडी वाला टॉपिक क्लियर है? ओके। लास्ट टॉपिक है फ्रीजिंग ऑफ असेट अंडर सेक्शन नंबर 51A ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये एक्ट अपने को पूरा नहीं दिया गया, उसका एक ही सेक्शन दिया गया है, जस्ट सेक्शन नंबर 51A। अब इस एक्ट का नाम है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये ना एक्ट बना था कुछ ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी जो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट करती है। सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का मतलब पता है? हाँ, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सॉवरेनिटी, हाँ, सॉवरेनिटी मतलब आज इंडिया इंडिपेंडेंट है, फॉरेन के कंट्रोल के बिना अपने पूरे एरिया को कंट्रोल कर सकता है। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, उसको बोलते हैं सॉवरेनिटी।
इंटीग्रिटी किसको बोलते हैं? प्राइड या हाँ, आपने एकता और अखंडता का नाम सुना है, तो दैट इज इंटीग्रिटी, कि इंडिया में जो भी डिविजन्स हैं विद इन द स्टेट, लेकिन वो मिलके पार्ट तो इंडिया का ही है, तो इंडिया आज यूनाइटेड है, डिवाइडेड नहीं है, दैट इज इंटीग्रिटी। तो ये एक्ट ना छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं था। अगर कोई भी ऐसे क्राइम होते हैं जिसकी वजह से इंडिया की एकता अखंडता पे बात आती है, या फिर ऐसा होता है कि दंगे फसाद क्रिएट हो जाते हैं, या फिर अभी जैसे रिसेंटली बलूचिस्तान वाला सीन क्या हो रहा है कि वो अपना एरिया अलग मांग रहे हैं, पाकिस्तान से अलग मांग रहे हैं, तो ऐसा अगर कोई काम इंडिया में भी होता है कि कोई छोटा सा, जैसे पंजाब वाले साइड वाले लोग अगर बोलने लग जाए कि अपने को छोटा सा एरिया अलग दे दो, अगर वैसा कोई दंगे फसाद करवाना चाहता है जिससे इंडिया की एकता मतलब डिवीजन हो जाता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो उसके प्रिवेंशन के लिए ये एक्ट आया था। अब एक ही इसका सेक्शन है, दैट इज फ्रीजिंग ऑफ असेट अंडर सेक्शन नंबर 51A। सबसे पहले एक्ट में स्पेसिफिक बताया गया है कि कुछ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज बताई गई है। अब अनलॉफुल एक्टिविटीज कौन कौन सी टाइप की, जो हमने डिस्कस की थी, विच इज इंटेंडेड और सपोर्ट कॉज और टू ब्रिंग अबाउट एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर द सेशन ऑफ पार्ट ऑफ टेरिटरी और secession of any part of territory of India from the union। सेशन मतलब जैसे डिवाइड करना, सेशन का मतलब डिवाइड करना, और इसका सेसेशन दैट इज इंडिपेंडेंट। और इसके साइड में सरेंडर भी लिख देना, सरेंडर। अब इसका मतलब एक बार नोट डाउन कर लिया, फिर डिस्कस करते हैं। इसका मतलब कोई भी इंडिया का छोटा सा पार्ट है, वो अपने आप को किसी दूसरी कंट्री को सरेंडर कर रहा है, उसको हम बोलेंगे सेशन। दैट इज ऑल्सो द रॉन्ग थिंग। और यहाँ पे दूसरा पार्ट है कि इंडिया का पार्ट किसी दूसरी कंट्री को सरेंडर नहीं कर रहा, लेकिन वो अपने आप में ही अलग होके रहना चाहता है, उसको हम बोलते हैं सेसेशन। दोनों वर्ड्स के मतलब समझ आए इधर? ओके, एक मतलब इंडिया का ही पार्ट दूसरी कंट्री के अधीन होना चाहता है, अपने आप को सरेंडर कर रहा है। इधर इंडिया का पार्ट इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, अब वो इंडिया में नहीं रहना चाहता। अगर इन दोनों एक्टिविटीज़ के रिलेटेड कोई भी क्राइम को उकसाता है, भड़काता है, तो वो इस एक्ट में आता है। सेकेंड, विच डिस्क्लेम, क्वेश्चन, डिसरप्ट और इंटेंडेड टू डिसरप्ट द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को आप यूनिटी लिख सकते हो, होलनेस लिख सकते हो। सॉवरेनिटी मतलब इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, कि आज इंडिया के पास खुद की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। अगर कोई भी पर्सन इस दोनों चीज़ों को कुछ भी डिसरप्ट करना चाहता है, तो वो सारे क्राइम इस एक्ट में आएंगे। विच कॉज और इंटेंट टू कॉज दिस अफेक्शन अगेंस्ट इंडिया, देशद्रोह की भावना अगर पैदा करना चाहता है कोई भी पर्सन, तो ये तीनों चीज़ें इस एक्ट में आती है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 51A, द CG is empowered to freeze, seize or attach funds and any other financial asset and economic resources held on behalf or entity listed in schedule of the order suspected to be engaged in financing etc। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी पर्सन ऊपर में से तीनों काम कर रहा है या सस्पेक्टेड है, तो उसके सारे के सारे असेट या फाइनेंशियल रिसोर्सेज सीज हो सकते हैं, फ्रीज हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, और एंड में अगर ऑर्डर उनके अगेंस्ट आता है तो क्या होता है, कन्फिस्केट भी हो सकते हैं। तो दैट इज दिस सेक्शन। अब अपना स्टार्टिंग वाला कुछ पार्ट बाकी है, वो कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ये वर्क नहीं कर रहा, लेट्स कंटिन्यू विद नोट्स।
अपना वियना कन्वेंशन हो गया था पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 5 से बाकी था दैट ये भी हो गया था ना, यूरोपियन कन्वेंशन बाकी है। ओके, नेक्स्ट अपना है पेज नंबर 5 से दैट इज काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन। यहाँ पे ना एक तो इसका खुद का नाम ही इतना बड़ा है कि नाम ही लिखोगे ना तो भी आपका 1-2 लाइन तो भर जाएगी। द काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन लॉन्ड्रिंग, जो भी इस एक्ट में हो रहा है सब करवा रहे हैं लोग। सर्च, सीजर, कन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये कन्वेंशन आया था 1990s में। अब इधर सारे के सारे कन्वेंशन का मेन काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड पॉलिसी स्टैंडर्ड्स बनाना है। पूरा नाम लिख दो, आगे के 2-3 पॉइंट्स आप सेम लिख सकते हो कि ये कन्वेंशन का काम है मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड पॉलिसी बनाना। अब यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट में कि इस कन्वेंशन ने ना मनी लॉन्ड्रिंग की एक डेफिनेशन दी थी और इस कन्वेंशन ने कुछ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के रिलेटेड प्रिंसिपल्स बताए थे। देखो 2-3 पॉइंट सेम लिखना। एक, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करती है कन्वेंशन। दूसरा, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को ऑफेंस माना है, उसके रिलेटेड ये लोग पॉलिसीज बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं। ये 2 पॉइंट जो भी आए, FATF कन्वेंशन, आंख बंद करके लिख दो। बाकी स्टार्टिंग पहला पॉइंट तो हमेशा कन्वेंशन का पूरा नाम, कौन से ईयर में कहाँ पे बनी थी, वो सब कुछ लिखना है अपने को। बाकी नेक्स्ट है वन ऑफ द पर्पस इज टू फैसिलिटेट, थर्ड में वही है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये हो गया अपना। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव्स। In response to the new opportunities of money laundering, liberalization, cross border etc, यूरोपियन यूनियन ये बनी थी 1991 में। इन्होंने ना कुछ डायरेक्टिव्स या कुछ यहाँ पे सजेशंस इशू किए थे, प्रिवेंशन ऑफ यूज ऑफ फिनेंशियल सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब इधर यहाँ पे बताया गया द डायरेक्टिव रिक्वायर द मेंबर स्टेट टू आउटलॉ मनी लॉन्ड्रिंग। द मेंबर स्टेट हैव बीन पुट अंडर ऑब्लिगेशन टू रिक्वायर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंटरनल सिस्टम टू प्रिवेंट द लॉन्ड्रिंग, टू ऑब्टेन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर विद होम दे एंटर इनटू ट्रांजैक्शन मोर देन अ पर्टिकुलर अमाउंट एंड कीप द रिकॉर्ड एटलीस्ट 5 years। इन्होंने ना स्पेसिफिकली यहाँ पे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की कि ये जो यूरोपियन कन्वेंशन है इसमें जो भी मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन के जो भी मेंबर्स हैं, उनको ये मेक श्योर करना है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज इसके मेंबर होंगी, कंट्रीज को मेक श्योर करना है कि उनके जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करे, क्लाइंट का KYC मेंटेन करे, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन को मेंटेन करें। ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड में वापस यही बताया गया है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में सस्पेक्शन लगता है ना, कुछ भी शक लगता है, सस्पेक्ट करते हैं, तो वो भी आगे उनको बताना है। तो ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कहाँ आए हुए हैं? FATF में भी आए हुए हैं, लेकिन इनका ब्रॉडर टर्म का है, KYC के ऊपर वाला टॉपिक था, दैट इज रिपोर्टिंग बाय फाइनेंशियल एंटिटीज। उसमें यही था ना कि फाइनेंशियल एंटिटी को डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है, ट्रांजैक्शन एक लिमिट से ऊपर है तो डायरेक्टर को बताना है। वही सेम पॉइंट इधर वापस है। तो थोड़ा ट्विस्ट और टर्न करके आप अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है दैट इज द APG इज अ वॉलंटरी एंड एंटी कोऑपरेटिव इंटरनेशनल बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय अग्रीमेंट। APG का फुल फॉर्म इधर नहीं दिया। द वर्क डन बाय APG, एक मिनट, APG का फुल फॉर्म APG का फुल फॉर्म लिखना, एशिया / पैसिफिक ग्रुप, पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ, तो ये एक जैसे कि FATF ग्रुप है, वैसे ही ये एशिया की कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड काम करता है। तो ये यूरोपियन की सारी कंट्रीज़ ने मिलके एशिया की कंट्रीज़ के साथ ये ग्रुप बनाया था। स्पेसिफिक इधर वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। APG एक वॉलंटरी और एंटी दैट इज कोऑपरेटिव इंटरनेशनल बॉडी है जो कि अग्रीमेंट्स में एंटर हुई थी। इट इज़ ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट है, किसी के भी कंट्रोल के अंदर नहीं है। बस आगे वही बताया गया है कि ये सारे एक्शंस लेते हैं तो फॉर्मल अग्रीमेंट्स में एंटर करते हैं।
नेक्स्ट है बेसिल कमेटी स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल। बेसिल कमेटी बनी थी इन दिसंबर में 1988 में। ये कमेटी ऑन बैंकिंग रेगुलेशन सुपरविजरी प्रैक्टिसेस, इनका मेन काम ना इंटरनेशनल लेवल पे बैंक्स के रिलेटेड, यहाँ पे जो बेसिल कमेटी बनी थी वो बैंक्स के रिलेटेड प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज़ देती है कि बैंक को कैसे काम करना चाहिए, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या अमेंडमेंट होना चाहिए। है तो ये बैंक्स के रिलेटेड, बट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मनी लॉन्ड्रिंग में प्लेसमेंट भी कहाँ पे होता है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो ये जब बेसिल कमेटी बनी थी तो इन्होंने भी मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड कुछ कोऑपरेशन और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बोला था। ये रीड करो बेसिल कमेटी स्टेटमेंट। बेसिल कमेटी हो गया, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे दैट इज ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, GPML। ये रिसेंट टाइम्स में ये ऐड हुआ है, लास्ट के 1-2 टर्म से ये ऐड हुआ है। द ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, ये ऑर्गेनाइजेशन ना, ये प्रोग्राम 1997 में स्टार्ट हुआ था और ये मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड और नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के रिलेटेड प्रोग्राम है। सेकेंड पैरा में ये लिखा हुआ है कि इनका मेन ऑब्जेक्ट ये ना यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, उसके अंडर एक यूनिट या एक डिवीजन है, UN का ही एक ये प्रोग्राम है जिनका मेन काम है कि UN के जो मेंबर्स हैं ना उनको ड्रग के रिलेटेड और मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड पॉलिसीज़ और प्रिवेंशन मीजर्स या क्योर बताना। अब थर्ड पैराग्राफ में वापस बताया गया है कि इनका मेन काम है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से कोऑपरेशन करें और असिस्टेंस प्रोवाइड करें मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड। वापस सेम 4th, 5th, 6th में वापस सेम चीज़ है, ऑलरेडी इतनी बार आई हुई है ना, तो आई डोंट थिंक कि मैं रिपीटेशन इधर करूँ। 4th, 5th, 6th में यही है कि ये लॉ इन्फोर्स करवाएंगे, देखेंगे कि कोई भी कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग ना करे। टेक योर टाइम, अब भी रीड कर लो, क्योंकि फिर कोई भी वर्ड और लैंग्वेज हुआ ना डाउट आएगा तो अभी पूछ सकते हो, बेटर है। तो घर पे जाके तो रीड करोगे, नहीं करोगे? करोगे ना? वही कर रहे हो। आज तो ग्रुप 1 वाले बोल रहे हैं, मैम सामने से बोल रहे हैं आंसर राइटिंग कब है। ओह, सबको अकल आ रही है एग्जाम के बाद आंसर राइटिंग करने की। वो एक बार ठोकर लग जाते हैं तो एग्जाम बच जाता है। ज़्यादा ही ठोकरें लगवाई है तुम लोगों ने, हम तो कहते कहते थक गए। वो खुद का एक्सपेक्ट हो रहा है पहले नहीं है, जब तक पता नहीं चलता जीआई जेल के पेपर में समझ में आ गया वो क्या करना है। कर लेनी चाहिए दूसरे बैटिंग प्रैक्टिस जेल को देख के। अच्छा, ओके, 2 ही टॉपिक्स बाकी है इसमें। एक पेज नंबर डायरेक्टली 8 पे आना। क्या? एगमॉन्ट ग्रुप। ये एगमॉन्ट ग्रुप ना बेसिकली एक नहीं, ये वो अपन ने लास्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पहले क्या पढ़ा है? हाँ, FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बेचारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के रिलेटेड काम करता है। ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ कोऑपरेट कर पाए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले अपनी सारी दिक्कतें बताने का, जिससे एक दूसरे को सजेशंस और कोऑपरेशन प्रोवाइड कर पाए, उसके लिए ये एगमॉन्ट ग्रुप बना है। That is, Egmont Group serves as international network, fostering communication interaction among FIU, Financial Intelligence Unit. ये इसमें हाईलाइटेड वर्ड रखना, एगमॉन्ट ग्रुप आया, एटलीस्ट ये तो लिखना ही है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए बना है।
ईयर दैट इज़ 1995 में बना है और इनके जो 4 फंक्शंस हैं वो बताया गया है। पहले फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के रिलेटेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन और उनको एक्सपैंड करने का काम करता है। सेकेंड पॉइंट है कि उनकी इफ़ेक्टिवनेस और अच्छे से कैसे फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट काम कर पाए वो पॉइंट यहाँ पे है, वो देखता है। थर्ड है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाए, ये देखना भी एगमॉन्ट ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कि ऐसा जुरिस्डिक्शन जहाँ पे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है ही नहीं, वहाँ पे उस जुरिस्डिक्शन को प्रमोट करना कि आप ऐसी यूनिट बनाओ, उसके लिए काम करता है। तो बेसिकली एगमॉन्ट ग्रुप बहुत इजी है। कौन से ईयर में आया? 1995। ये भी न्यू कंटेंट है, तो एक बार इसको थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके चलना। अब ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के रिलेटेड 4 काम। पहला, एक्सपैंड करना, स्ट्रेंथन करना। सेकंड, सॉरी इंक्रीज करना इफेक्टिव। हाँ, इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी को बढ़ाना। थर्ड इज कॉस्ट फॉर बेटर। बेटर कम्युनिकेशन कोऑपरेशन को फोस्टर करना। और फोर्थ, ऐसी यूनिट्स को और इस्टेब्लिश करना ऐसे एरिया में जहाँ पे फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट नहीं है। लास्ट है यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। यूरेशियन वर्ड कहाँ से आया है? यूरोप एंड एशिया, करेक्ट। यूरोप और एशिया की जो भी कंट्रीज हैं उन्होंने मिलके एक ग्रुप बनाया, दैट इज नोन एज यूरेशियन ग्रुप। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये ग्रुप ना 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये उस टाइम ऐसी कंट्रीज़ को लेके बना था जो FATF की मेंबर नहीं है। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी बच गई थी जो FATF की मेंबर नहीं है, उन्होंने मिलके, उन्हीं यूरोप और एशिया की कंट्री ने मिलके बनाया था ये ग्रुप। आज ये खुद ग्रुप FATF का मेंबर है, बट जब बना था तब ये बची हुई कंट्रीज़ के साथ बना था। तो वो सेकेंड पैराग्राफ में बताया है, इट वॉज क्रिएटेड फॉर द कंट्री ऑफ यूरेशिया रीजन नॉट इंक्लूडेड इन FATF स्टाइल रीजनल ग्रुप एंड इंटेंडेड टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल रिड्यूसिंग थ्रेट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। नाम ही वापस है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग को कम्बैट करने के लिए। थर्ड पैराग्राफ में वही बताया गया है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन शेयर करना, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज बनाना। ओके, अपना ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। क्या? हाँ, कर लो आगे टेक। मेरे साइड से एंड हो रहा है, आपके साइड से एंड हो रहा है? नहीं, क्लास वाले कॉलम में तो हमारी तरफ से भी हाँ, क्लास वाले कॉलम में टेक कर लो। उसके बाद पीछे एक खाली पेज है, पता है क्या करना है? एक काइंड ऑफ इंडेक्स बनाना है लास्ट पेज पर। क्या वो सबको भूख लग रही है? नहीं, शुरू करो आप। इधर बुक का नहीं करने को, पिछले में बहुत किया था, लास्ट में बचता है। ये बाबा, ठीक है। देखो, नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक मिनट, इसको इधर ही कट कर देते हैं।